अल्फा क्रीम टावर का जो इंसिडेंट हुआ था, इसकी इंटेलिजेंस थी, पहले थ्रेट वार्निंग थी, उनका टारगेट जो था वो चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन 11th आवर पे उनका प्रोग्राम वहाँ से चेंज हुआ तो इनको डायरेक्शन ये मिली कि आप वहाँ पुलिस को टारगेट करें। DGISPR की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं मुल्क में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई तकसीम नहीं, फौजी अदालतें जुडिशल रिफॉर्म्स ना होने की वजह से कायम है। राजा बाजार मस्जिद सानिया को फिरका वारियत का रंग देने की कोशिश की गई। पेशावर में डेंगू आपे से बाहर, मुतासरा मरीजों की तादाद 800 से तजावुज कर गई। कप्तान के सूबे में तालीम और सेहत की गर्दान, मगर सेहत का इंसाफ बनाया सवालिया निशान। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर काले कोट वालों के काले करतूत, वकला गर्दी ने लाहौर माल रोड को मैदान जंग में तब्दील कर दिया। कानून जानने वाले कानून का एहतराम कब सीखेंगे? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शम्सी। DGISPR की आज की प्रेस ब्रीफिंग मुल्की और बैनुल अक़वामी पस मंज़र में बहुत अहम थी। ऑपरेशन खैबर 4 की कामयाबियां अपनी जगह। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि पाकिस्तान में अब शिद्दत पसंद ठिकाने नहीं रहे, बशमूल हक़ानी नेटवर्क के, जिसके बारे में अमरीका मुतादिद बार एतराज़ उठा चुका है। और फिर आज ट्रंप इंतज़ामिया अपनी नई अफ़गान पॉलिसी का ऐलान भी करने जा रही है। इसके अलावा अस्करी और सिविलियन क़यादत के दरमियान ताल्लुकात के बारे में सवालात भी पूछे गए, जिसमें डॉन खबर, साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ पर भी बात हुई। तो क्या साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में कोई फ़र्क नज़र आता है? और सूबे खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू का मरीज़ तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सियासी जंग की नज़र हो गए, जबकि सूबाई हुकूमत ने मीडिया को आदात व शुमार फराहम करने से रोक दिया। क्या छुपाया जा रहा है? और कानून की बालादस्ती, कानून की पासदारी, कानून को बरकरार रखने वालों के दावे करने वाले खुद ही बदमाशी और गुंडागर्दी पर उतर आए। आज लाहौर हाई कोर्ट पर हमला और पुलिस और वकला के दरमियान झड़पें इस बात की अक्कासी करती है कि वकला भी एक माफिया बन चुके हैं, जब वो ना जज और ना तौहीन अदालत के कानून को मानते हैं और वकला की गिरफ्तारी की मजाक भी करते हैं। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। 2013 में रावलपिंडी में एक सुन्नी मस्जिद पे अटैक हुआ था, जो कि क्लेम किया गया था बाद में किसी शिया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि उसके ऊपर ISI ने बहुत काम किया और उन्होंने उसको ट्रेस किया और वो पूरा नेटवर्क बर्स्ट किया। जो पॉइंट यहाँ पे मैं बताना चाहता हूं कि अभी आपको मैं क्लिप दिखाऊंगा, उसका जो टेररिस्ट है जो पकड़ा गया है, कि ये जिस मसलक की मस्जिद पे हमला हुआ था और आग लगाई थी, ये खुद भी उसी मसलक के थे। इन्होंने अपने आप को प्रिटेंड किया कि ये काले कपड़े पहन के वहाँ पे, ताकि पाकिस्तान में एक सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन जो है वो पैदा की जाए। आपने देखा कि किस तरीके से एक सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन कायम करने की कोशिश की गई। इसका जो लिंक है वो NDS राव और कुलभूषण यादव के नेटवर्क से मिलता है। इसके ऊपर फर्दर भी प्रोब चल रही है। गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों ने अपनी जान का नजराना दिया है इस मुल्क के दफा के लिए। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो सबका नहीं है? पाकिस्तान हम सबका है। पाकिस्तान की सरहद के अंदर रहते हुए हमारे इख्तिलाफात हो सकते हैं, पर्सनल हो सकते हैं, इदारों के हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरहद के बाहर हम सब एक हैं और ये पैगाम सारी दुनिया को जाना चाहिए। DGISPR की आज की प्रेस ब्रीफिंग के अहम नुकात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़िया निगार एजाज हैदर। एजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। एजाज साहब, दो नई चीज़ें जो सामने आई थी प्रेस ब्रीफिंग में, एक तो जो नवंबर 2013 में जो पिंडी में शिया सुन्नी फसादात थे, उसमें मालूम हुआ कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्द थे जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे शिया सुन्नी फॉल्ट लाइन्स। दूसरा जो लाहौर में आरफा करीम के करीब जो धमाका हुआ था, उसके टारगेट शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। जी एजाज साहब। जी देखिए, ये तो इस पे जो पहली बात है राजा बाजार की मस्जिद के हवाले से, वो इस पे तो मुझे कोई हैरत नहीं है किसी किस्म की, क्योंकि दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ होती हैं उनका बुनियादी मकसद यही होता है कि जो आपके मुआशरे में, जो आपकी रियासत में दरारें हैं, वो ख्वाह नस्ली हो या फिरका वारियत के हवाले से हो या किसी और हवाले से, ये वो आपकी बॉडी पॉलिटिक्स पे वो जख्म होते हैं
कि जिनको मजीद गहरा करना जो है वो दहशतगर्दी के अहदाफ में से एक बड़ा हदफ होता है। अब इसके अंदर जो चीज हमें देखनी है वो ये है कि ये फिरका वारियत की दरार पैदा की नहीं गई, बल्कि ये फिरका वारियत की दरार जो बदकिस्मती से कई दहाइयों से इस मुल्क में हमें नजर आ रही है, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की गई और उसको इस्तेमाल किया गया है। तो पहली चीज जो हमें जिसका जो है वो ख्याल रखना है ये है कि सेल्फ करेक्शन के लिए कि हमें इस चीज को कबूल करना पड़ेगा कि ये जख्म जो है ये हमारी बॉडी पॉलिटिक्स पे, हमारे मुआशरे में लग चुका है और अब इस जख्म को गहरा करने की कोशिश की जाए। तो मैं समझता हूं कि जहां तक दहशतगर्दों के अहदाफ का ताल्लुक है तो वो, और दूसरा इसमें जो एसिमेट्री आप क्रिएट करते हैं वो एसिमेट्री भी एक ताकतवर हरीफ के खिलाफ, और दायरे रियासत जो है वो एक ताकतवर हरीफ है, उसके खिलाफ यही आप कर सकते हैं कि जो सॉफ्ट स्पॉट्स हैं उनको आप हिट करें। दूसरी जो बात वो अरफा करीम टावर के हमले के हवाले से थी जो पंजाब चीफ मिनिस्टर पे, अगेन उसमें कोई जो है वो हैरत की बात नहीं मुझे नजर आती। उसकी वजह यह है कि अगर आप इतने बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर को जो है वो हदफ बनाना चाहते हैं और अगर खुदा न खास्ता आप अपने मकसद में किसी भी हद तक कामयाब हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो सानिया है, और उसके अलावा एक बहुत बड़ी कामयाबी है दहशतगर्दों के लिए कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का एक और बुनियादी मकसद जो है वो ये होता है कि आप एक स्पेक्टिकल क्रिएट करें, एक बहुत बड़ा नज़ारा जो है वो बनाए, और वो नज़ारा जो है फिर वो टेलीविजन स्क्रीन के जरिए, कैमरास के जरिए जो है वो न सिर्फ अंदरूने मुल्क बल्कि बैरूने मुल्क भी फैलेगा। और उसका जो मकसद है वो यही है कि आप आम लोगों के जहनों में नफसियाती तौर पे खौफ व हरास जो है वो पैदा करें जी। और उनके जहन में ये ख्याल आए कि अगर रियासत जो है वो अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को या अपने चीफ मिनिस्टर्स को या बड़े लोगों को नहीं बचा सकती तो फिर वो आम लोगों की हिफाजत भी नहीं कर सकती। अच्छा, एक और जो एक थीम जो एक और थी सहाफ़ियों ने पूछी थी वो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के बारे में थी। एक सवाल पूछा गया था साबिक फ़ौजी आमिर परवेज़ मुशर्रफ के बारे में, और DGISPR ने लाताल्लुक़ी का इजहार कर दिया कि उनके सियासी बयानात अपने हैं, लेकिन साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ कह चुके हैं कि उनकी मुल्क छोड़ना उसमें राहील शरीफ का हाथ था। जी, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की जो चंद खूबियां हैं उनमें से एक ये भी है कि वक्तन फौक्तन उनके मुंह से सच्ची बात निकल जाती है। अब उसमें तो बिल्कुल वाज़ेह बात है, DGISPR ने यह तासुर भी देने की कोशिश की कि मुल्क में जो सिविल मिलिट्री के ताल्लुकात के हवाले से जो हम बात करते हैं कि हमें वो इस तरीके से बाइनरी जो है वो पैदा नहीं करनी चाहिए। मैं उनके जो एहसासात हैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये कहना कि इस मुल्क में जहाँ पे 30 साल के करीब जो है वो फौजी आमरों ने हुक्मरानी की है, वहाँ पे सिविल मिलिट्री के ताल्लुकात के हवाले से तजज़िया ना करना या उसके बारे में बात ना करना वो नामुमकिन बात है। और ये क्लेम करना कि ऐसा मसला नहीं है उसमें फिर then you will have to me if I say that the Statue of Liberty is in Lake Ontario, तो वो तो मुमकिन नहीं है। तो जहाँ तक मुशर्रफ साहब का ताल्लुक है उनकी बचत जो है वो बुनियादी तौर पे इस वजह से नहीं हुई कि वो ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो है वो लीडर है या वो अब जो है वो सिविलियन है, वो इस वजह से हुई कि वो इस फौज के आर्मी चीफ जो है वो रहे और उसके बाद उसी ओहदे की वजह से उन्होंने इस मुल्क पे कब्जा किया और इस पे सदारत दी और इंस्टीट्यूशनली एक इदारे की हैसियत से फौज ने उनके जाने के बाद भी ख्याल रखा। ये मैं जरूर कहता चलूंगा कि मुशर्रफ साहब ने अपनी जो है वो उनका जो एक मिसप्लेस्ड एंथुसियाज्म है कि वो पाकिस्तान को उससे बेहतर कोई नहीं चला सकता, उसकी वजह से उन्होंने फौज को मुसीबत में भी गिरफ्तार किया है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फौज ने ये कहा कि भाई एज एन एक्स आर्मी चीफ इंस्टीट्यूशनली अगर जो है इफ वी अलाउ द स्टेट टू पुट हिम इन द रिंगर तो फिर हमारे जो वो आर्मी चीफ्स हैं उनकी जो वो एक जो स्टैंडिंग है
और उस स्टैंडिंग को फिर हमने सिविल मिलिट्री के तनाजुर में किया है, उसमें कमी आएगी। इसीलिए हमने देखा कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गए, उससे पहले एक और मुंतखब वज़ीर आज़म डिस्क्वालीफाई हो गए, उससे पहले एक और वज़ीर आज़म जो है वो फांसी पे भी लटकाए गए। लेकिन अभी तक हमने किसी किस्म की कोई कानूनी या कानून या आईन के नीचे कोई ताज़ीमी कार्रवाई जो है वो किसी आमी चीफ के खिलाफ होती नहीं। तो इस बात से ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि एक ताल्लुकात का जो मामला है, सिविल और मिलिट्री के गैर मुतवाज़िन ताल्लुकात का जो मामला है, उसमें जो पलड़ा है वो फौज के हक में भारी है, वो भारी है। लेकिन आपका ख्याल है एजाज साहब के अब दौर बदल गया है? राहील शरीफ का दौर और था, जनरल कमर जावेद बाजवा का दौर और है। देखिए, सबात एक तगय्युर को है इस जमाने में, दी होती गवर्नमेंट चेंज, तो वो तो तब्दीली तो आएगी। और उसमें मैं जो सिविलियन हुकूमतें हैं वो पहले 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत हो, इनको मैं इस हद तक जरूर मुर्द इल्जाम ठहराता हूँ कि अगर आपने इस स्पेस को, जो कि आईनी तौर पे कानूनी तौर पे जो है वो आपकी स्पेस है, उससे अगर आपने फौज को निकालना है और फौज को उस स्पेस में रखना है जो कि प्रोफेशनली जो जायज स्पेस है फौज की, तो उसके लिए फिर आपको गवर्नेंस को बेहतर बनाना होगा, अपनी मईशत को जो है बढ़ावा देना होगा, जो इस्लाहात का अमल है उसको आगे बढ़ाना होगा। जैसे कि DGISPR ने कहा है, आई एग्री विद हिम कि जो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है, मैं उस जमाने में भी मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ था, मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ, लेकिन एक जो इस दौरान कोई इस्लाहात, जुडिशल रिफॉर्म्स तो हुए नहीं। देखिए, जो इस्लाहात हैं वो कोई तकरीबन 3 साल तो उनको लगे, वो जो एक लिस्ट आप समझ लें वो फेडरल गवर्नमेंट के सामने आते और उस पे आगे कोई जो है वो अमल दरामद भी उस तरीके से शुरू नहीं हुआ। आप अगर एक हालत जंग में है तो फिर आप इतनी जो है वो काम आपको फिर तेजी से करना होगा। ये ऐसे नहीं है कि आप शाम के वक्त एक पार्क में चहलकदमी करने के लिए निकल गए हैं और आप अपने ओन टाइम के ऊपर जो है वो चहलकदमी कर रहे हैं। इसके लिए आपको जो है वो एफर्ट करनी पड़ेगी। और वो जो जगह हैं, वो इस्लाहात का जो मामला है वो मिलिट्री कोर्ट्स, ये अपना सिविल जुडिशल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से हो, वो फाटा के हवाले से हो, वो मदरसों की जो सियासी हमल, उसमें वक्त तो लगता है। एजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ब्रेक के बाद सुबह खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू की सूरत हाल पर अपडेट लेंगे। ना बनाए ऐसी चीज से जहां से लोगों को प्रॉब्लम और क्रिएट हो। अमीर मकाम साहब दोपहर को LRH गए, KTH गए थे, अच्छी बात है, जाना चाहिए, वो जाना चाहते हैं, लेकिन ड्रामे ना करें। अगर इनको इतना इन लोगों का ख्याल है तो इन इलाकों में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग है, तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट होगी, बजाय ये कि ड्रामा करने की, इन लोगों को, उन इलाकों को बिजली 24/7 प्रोवाइड करे, जो आपकी एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो अच्छा काम है पंजाब हुकूमत का, उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जिसका मुकाबला करना है, जब मुकाबला करना है तो फिर डर के या ताने मार के मुकाबला नहीं करना। हम आपकी टीम के खिलाड़ी बन के आपकी क़यादत में काम करने को तैयार हैं। यहाँ पर मैंने देखा है कि कोई 2-3 माह हो चुके हैं डेंगू को आए हुए, लेकिन इसकी प्रॉपर मीटिंग्स नहीं होती। शायद एक मीटिंग ली गई है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये डेंगू कैबिनेट कमेटी फौरी तौर पे बनाएं, डेंगू एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी फौरी तौर पे बनाएं, उसको शहराम साहब खुद हेड करें, हो सके तो परवेज़ हटक साहब उसको खुद हेड करें। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू की सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ पेशावर अली अकबर। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अली साहब, आज के क्या ताज़ा आदाद शुमार हैं? जी, बड़े अरसे के बाद जो हेल्थ मिनिस्टर है शाहराम तरक्की, वो आज नमदार हुए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, जिसके अंदर उन्होंने जो डिटेल दिए, तो उसके मुताबिक इस वक्त हमारे पास
उनका ये कहना है कि 220 जो लोग हैं वो डेंगू से मुतासरा है और मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है, और उनके मुताबिक जो है 5 अमवात जो है अब तक इस तक हो चुकी है। लेकिन हमारे पास जो फिगर है जो कि मुख्तलिफ ज़राइयों से हमारे पास आई है, और उसके मुताबिक जो मुतासरा लोग हैं उनकी तादाद 800 से ज़ायद है, और जबकि 10 अफराद जो है डेंगू से अब तक जो है जान बहक हो गए हैं। तहकाल के अंदर जो है ज़्यादा लोग हैं, उसके साथ साथ सफ़ेद डेयरी भी इसमें शामिल है। इसके अंदर ताज़ा तरीन जो मैं आपको बताऊँ कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो सामने अभी आई है, तो उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम जो है अभी इसके ख़िलाफ़ जो है तशहीरी मुहिम करेंगे, लोगों को एतमाद में लेंगे, ताउन लोगों से लेंगे। तो ये वो इक़दामात है जो कि बहुत पहले होने चाहिए थे, ताहम अभी देर आए दुरुस्त आए, और अभी ये लोग इस पर जाएंगे कि लोगों को जो है आगाही मुहिम आगाह करे इस मरज़ से, और इससे निपटने की तदाबीर बता सके। जी अली साहब, आपको लगता है आपने जैसे कहा कि आपने इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करने की कोशिश की और कुछ और आदाद शुमार थे ज़्यादा थे, क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? जी अंबर, इसको लापरवाही का है या जो भी आप नाम दें, लेकिन इससे जो है इनकार नहीं किया जा सकता कि लापरवाही हुई है। गुज़िश्ता तकरीबन 20 दिन से ये जो है मामला जारी है। वक्तन फ़वक्तन आपने देखा होगा, बल्कि आपने अपने प्रोग्राम में भी जिक्र किया होगा कि रोज़ाना की बुनियाद पर 1-2 अमवात हुई है, और उसके साथ साथ जो है कई लोग इससे मुतासिर हुए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खामोश रही है। पता नहीं उसको जो है ये इल्म क्यों नहीं हुआ, उन्होंने दिलचस्पी क्यों नहीं ज़ाहिर की। जब ये वबा की शक्ल इख्तियार करने लगा और फिर उसके बाद वो जो इलाका मकीन थे, इसमें कोई सियासत वाली बात नहीं है जो हम सुन रहे हैं, बल्कि लोगों को मुश्किलात का सामना था और लोग जो थे वो बीमार हो रहे थे, तो कोई नोटिस नहीं ले रहा था। अस्पतालों में भी ये हाल था और इसके अलावा मतलब हर जगह ये हाल था। तो उसके बाद वो लोग सड़कों की तरफ आए, वो प्रेस क्लब की तरफ आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद भी हुकूमत नहीं जागी, और फिर उन्होंने जो है मुतालबा किया पंजाब हुकूमत से कि वो आए और उनकी मदद करें। जैसे ही वो टीमें आई यहाँ पर, तो उसके बाद जो है इनको होश आया, वज़ीरे जो उसके बाद उनको होश आया। यहाँ अली साहब मैं आपको रोकूंगी क्योंकि हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक के रहनुमा शौकत यूसुफ सईद साहब भी मौजूद हैं। शौकत साहब, आप सुन ही रहे होंगे अली साहब की बातें। लापरवाही 20 दिन से ये मामला चल रहा था, नज़रअंदाज होता रहा, जब पंजाब की टीम आई तभी होश आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये असल में इशू ऐसा है कि शायद लोग ये समझते हैं कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही, लेकिन जब डेंगू का इशू आता है, आपको पता है पंजाब में भी आया, 2-3 महीने तक ही आप कुछ भी कर लें 2-3 महीने तक ये रहता है। और अगर आप मलकंद का इशू देख लें, स्वाद के अंदर भी डेंगू आया था जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था, तो उसमें भी हमने पूरी कोशिश, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट वहाँ बिठा दिया, लेकिन फिर भी 2 महीने तक रहा। तो ये लोगों का ये ख्याल है कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही, जबकि लोगों का इलाज हो रहा है, उनके टेस्ट फ्री हो रहे हैं, उनको मेडिसिन फ्री दी जा रही है, उनके लिए हॉस्पिटल के अंदर आइसोलेट वार्ड बनाए गए हैं। अब मुसीबत ये है कि हर कोई जाता है केटीएच जो है बिल्कुल सामने है उनके। अब केटीएच के अंदर ओवर बर्डन, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा ये टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, और भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो उसके लिए हमने ये किया है कि वहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी की है। LRH और HMC में हमने उनके लिए वार्ड खोले हैं और बाकायदा। लेकिन शौकत साहब यहाँ मैं माफ़ कीजिएगा, मैं बात आपकी काट रही हूँ, लेकिन जब इमरजेंसी नाफिज होती है, जब हंगामी बुनियादों पे काम होता है, सिर्फ इलाज पे काम तो नहीं होता। फिर आप प्रिवेंशन कोशिश करते हैं कि कम से कम केस हों, स्प्रे शुरू कर देते हैं, और अगर एक एक्सपीरियंस टीम पंजाब से आ रही है तो अगर वो मदद फराहम करना चाहिए तो उसमें कोई हर्ज तो नहीं है। नहीं, हमने तो उसको वेलकम किया है। किसने कहा कि वो, लेकिन मैं चूंकि देखो वो तो खैर सियासत कर रहे हैं ना, उनको अगर मदद करनी थी तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है। आप देखें, जब पंजाब के अंदर जब डेंगू का इशू आया था तो मैं हेल्थ मिनिस्टर था, मैंने ऑफर की थी कि जी आपको टीम की जरूरत है तो हम भेजने के लिए तैयार है। थर के अंदर जब बच्चे मरने लगे तो वहां हमने अपनी टीमें भेजी, उस वक्त मैं हेल्थ मिनिस्टर था। ये तो होता है, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। ये इस तरह नहीं होता है कि अमीर मुकाम साहब वहां से 2 गाड़ियां मंगा के हम पे एहसान करे और पूरे मीडिया पे कहे कि जी हुकूमत कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ कर रहे हैं। तो ये जाती है, हम देखें, मैंने आपसे कहा कि हम पहले से क्रिएट करना चाहते थे, लेकिन इलाज भी हुआ, और जो लार्वा इसका खत्म करने के लिए जो इकदाम होते हैं वो एक दिन में नहीं खत्म होते। शायद ये या तो मीडिया से बेखबर है यहाँ का, इसमें टाइम लगता है, आप कुछ भी कर लें। जी अली साहब, बिल्कुल अली साहब आप बात कीजिएगा। शौकत साहब जो है हमारे भाई है और माशाल्लाह मतलब जो है शुरू से हुकूमत को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं।
मीडिया फंडिंग जो है, आज भी अगर हम देखें तो हमने कई दफ़ा रब्ता आपने भी किया, हमने भी किया, वज़ीर सेहत हमें मिले नहीं। ये एक बात पे मतलब जो है ये मैं खुल के कहूँगा, मतलब किसी की साइड नहीं लूँगा, ना इनकी ना मतलब उनकी, कि इस मामले पर जो है सीरियसली उसी तरह शुरू से नहीं लिया गया जिस तरह लिया जाना चाहिए। बीच में से फिर ये भी कोशिश की गई कि अस्पताल जो फिगर जारी कर रहे थे और हम उसको रिपोर्ट कर रहे थे, तो महकमा सेहत ने उनको मना भी कर दिया एक वक्त पे कि आप लोग मतलब जो है ये फिगर जो है वो जारी ना करें। दूसरा ये कि मतलब जहाँ तक इक़दाम की बात हो रही है, तो अभी तक स्क्रीनिंग के हवाले से हमारे पास कोई मतलब जो है रिपोर्ट्स नहीं है कि लार्वा कहाँ पे पड़ा है, कहाँ पर मतलब है ये स्क्रीनिंग अभी तक मतलब जो है उन जगहों की मेरे इल्म में तो नहीं है अब तक। आज भी मैंने कोशिश की कि मैं पता कर लूँ, तो अभी तक उन जगहों की निशानदही नहीं हुई है। तो इस डेंगू के इशू पे इनका रिस्पांस जो था वो बड़ा कोल्ड रहा और अभी नो डाउट कि ये मुतहर्रिक हो गए हैं। जी शौकत साहब 1 मिनट है। जो वेक्टर मैप होता है ना, जब भी डेंगू का इशू आता है, क्योंकि हम इससे गुजर चुके हैं, मैंने आपसे कहा कि मेरा एक तजुर्बा रहा है स्वात के अंदर, शांगला के अंदर, ये वेक्टर मैप बनाया जाता है। उसमें 2-3 दिन लगते हैं कि आप मतलब किस जगह को हिट करेंगे, आप लार्वा कैसे खत्म करेंगे, क्योंकि असल चीज ये नहीं कि आप मच्छर को मार दें। मच्छर तो आप स्प्रे कर दें, मच्छर मर जाएंगे, लेकिन मच्छर मारने से इशू नहीं खत्म होता है। ये लार्वा जो है मुख्तलिफ, आपको पता है कि घरों के अंदर गड़े पड़े होते हैं पुराने, ये जो अफगानिस्तान के अंदर टायर आते हैं इसमें पानी जमा हो जाता है, ये जो बम्पर वगैरह आते हैं, गाड़ियों का सामान आता है, ये अक्सर आपने देखा होगा छतों पे पड़े होते हैं, बारिश हो जाती है, पानी उसमें जमा हो जाता है, तो फ्रेश वाटर में ये लार्वा डेवलप होता है, ग्रोथ करता है। तो ये अरेस्ट करने के मकसद ये कि उसको, ये बहुत बड़ा एरिया है, पश्तखरा एरिया है पूरा, ये अब तो देखें गुलबहार के एरिया में भी एक केस निकला है, तो उसको वेक्टर मैपिंग कहते हैं कि आप पहले वेक्टर मैपिंग करें, उसके बाद फिर आप इतनी टीमें बना दी, हमने 10 टीमें बना दी है, वो जाके लार्वा को भी खत्म करने की कोशिश करेगा, स्प्रे भी करेगा वो। तो ये एकदम नहीं होता है। मेरे भाइयों को बड़ा समझाया कि चूंकि हम इससे गुजर चुके हैं, आपको पता है पंजाब के अंदर, पंजाब में वक्त लगता है। जी आप पहले भी कह चुके हैं, लेकिन शौकत साहब आदाद-ओ-शुमार क्यों छुपाने की कोशिश की गई? नहीं, कोई छुपाने की कोशिश नहीं की, जो कि टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, वहाँ आम लोग भी मरते हैं, तो शायद ये कहते हैं कि डेंगू से मरते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है अंबर। और जिस चीज़ की शौकत साहब बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें मतलब हम कर रहे हैं, तो ये तो 20 दिन पहले का मामला है। हम तो यही पॉइंट उठा रहे हैं कि ये चीज़ें बहुत पहले होनी चाहिए थी, जो कि अब बहुत पहले होनी चाहिए थी। अली अकबर साहब और शौकत यूसुफ सईद साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जा रहे हैं। ब्रेक के बाद वुकला कर दी। आज लाहौर हाई कोर्ट में जो मनाजिर थे, कुछ जंग के से थे, और ऐसा जो झड़पें हुई थी, ऐसा लग रहा था कि जो जंग है वो अदलिया और वुकला के दरमियान है। इन तमाम मामलों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सलमान अकरम राजा। सलमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सलमान साहब, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही थी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के सदर के ख़िलाफ़। जब ये मनाजिर हुए, जब ये आज जो झड़पें हमने देखी ये पेश आईं, तो अब तो ये वुकला गर्दी जो है शोर मचता जा रहा है, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पा रहे। जी, एक बड़ा अफसोसनाक ये मंज़र है जो हमने आज देखा, और ये पूरी सूरत हाल बहुत अफसोसनाक है कि मामलात इस नहज पर आ गए, और जो रवैया सामने आया है वकला की तरफ से, एक तशद्दुद आमेज़, एक हुल्लड़बाजी पर मबनी, उसके हवाले से मैं तो बहुत गमगीन हूँ। जितना भी अफसोस किया जाए इस हवाले से वो कम है। देखिए, जो उसूल की बात है वो ये है कि एक बयानिया जो वकला की तरफ से आ रहा है वो ये है कि उनके साथ या उनके बार के सदर के साथ मुल्तान में कोई ऐसी गुफ्तगू हुई अदालत में जज साहब की तरफ से जो मुनासिब नहीं थी। अगर इस बात को मान भी लिया जाए
तो फिर भी जवाज़ पैदा नहीं होता उस तमाम कार्रवाई का जो मुल्तान में हुई। जज साहब की तख्ती को तोड़ दिया गया, कोर्ट के बाहर नारेबाजी की गई, उसके बाद जब कंटेम्प्ट का नोटिस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जारी किया मुल्तान बार के सदर को, उन्होंने अदालत में आने से इनकार कर दिया। हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के सदर साहब ने तकरीर कर दी कि हम अपने सदर को सरेंडर नहीं करेंगे, जैसे ये कोई दुश्मन के सामने सफ़ आ रहा है। तमाम मामलात जो हैं हर सतह पे उनको मैं समझता हूँ बिगाड़ा गया है, और वकला के लीडरान ने इस तमाम मामले में वो रोल अदा नहीं किया जो उनको अदा करना चाहिए था। हमारी बहुत सी हमारे इदारे हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, पंजाब बार काउंसिल है, इन तमाम इदारों ने मैं समझता हूँ यहाँ एक हवाले से मसलहत से काम लिया। वकला का चूँकि एक गिरोह था जिसके पास वोट भी हैं और इलेक्शन हमारे आए रहते हैं हर वक्त, वो हाई कोर्ट बार का इलेक्शन हो, मातहत अदालतों के बार के इलेक्शन हो या सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन हो, तो यहाँ नज़र यही आ रहा है कि एक मामला जिसको उसूल के तहत हल किया जा सकता था और जिसके हवाले से इदारे मौजूद थे, पंजाब बार काउंसिल को इस बारे में एक्शन लेना चाहिए था, उन्होंने वो एक्शन नहीं लिए और एक तो सलमान साहब, आपको लगता है कि उनकी खामोशी, बार काउंसिल की खामोशी, जिसकी वजह से अब लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो हड़ताल भी कर रहे हैं, वकला मुल्कगीर हड़ताल कर रहे हैं, उनकी खामोशी भी एक तरह से वो भी जिम्मेदार हैं खामोशी की वजह से? जी बिल्कुल, देखें अगर तो जो कायदे की कार्रवाई है वो हो गई होती और यकीनन जो कुछ मुल्तान में हुआ और जो लाहौर में हुआ चीफ जस्टिस साहब की अदालत में और अदालत के बाहर जो नारेबाजी हुई, उस सब के हवाले से अगर कोई मुनासिब कदम उठा लिया गया होता तो फिर हम कहते हैं कि इदारे काम कर रहे हैं और अदालत तौक़ुफ़ से काम ले। लेकिन जब अदालत के सामने नारेबाजी हो, हुल्लड़बाजी हो, जुमलाबाजी हो, अदालत को मातूब किया जाए, तो फिर कैसे ये तवक्को की जा सकती है कि अदालत खामोश रहे? अगर अदालत खामोश रहती है तो हमारा तमाम निज़ाम अदल मैं समझता हूँ पामाल हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। और सिर्फ निज़ाम अदल ही नहीं, हमारा पूरा माशरा जो है जिस बुनियाद पर उस्तवार है, कानून की बुनियाद पर, आइन की बुनियाद पर, वो बुनियाद हिल जाती है। लिहाजा ये छोटा मामला नहीं है कि एक पढ़े लिखे लोगों पर मुश्तमिल पेशे के अफराद ऐसे पेश आएँ जैसे कोई उसूल कार फरमा नहीं है, कोई कायदा कार फरमा नहीं है, सिर्फ उनके दिल में जो उनकी दानिस्त में कोई दुख है वही हर चीज़ पर हावी है और हर चीज़ पे वो अपनी बात को मनवाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ताकत और इस किस्म के हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं। ये तो अब साबिक वज़ीर आज़म को माफिया कहा तो ये भी एक माफिया नज़र आता है। देखिए, मैं कोई जुमलाबाजी नहीं करना चाहता, मैं ये हमारे भाई हैं जो इस सब कुछ में शामिल हैं, बहुत सी चीज़ों में हम इकट्ठे रहे हैं, लेकिन इस मामले में मैं और हमारे कई और दोस्त जो हैं जो इस तमाम सूरत हाल से नाला हैं, इस रवैये से वकला के नाला हैं, हमने एक स्टैंड लिया है। इस हवाले से हमने पब्लिक स्टेटमेंट्स जारी की हैं, अखबारों में हमारे बयानात और हमारी स्टेटमेंट्स आई हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को 80 सुप्रीम कोर्ट के वकला ने ख़त लिखा है जिसमें उनसे ये इल्तजा की गई है कि वो इस मामले में रोल अदा करें, ना कि वो पुश्तपनाही करें उन लोगों की जो हुल्लड़बाजी में मुलव्विस हैं। लिहाजा हम तो जो कोशिश कर सकते हैं कर रहे हैं और अब हमारा बिल्कुल ये मुसम्मम इरादा है कि खामोशी जो है वो ऑप्शन नहीं है। ये हम नहीं कह सकते कि हम प्रोफेशनल वकील हैं, हमारा तो सिर्फ काम से ताल्लुक़ है। जब इर्द गिर्द पूरी इमारत तबाह हो रही हो तो आप एक कमरे में बंद नहीं बैठ सकते, लिहाजा अब तो खामोश नहीं रहेंगे। आपने जैसे कहा कि एक पब्लिक स्टेटमेंट भी जारी हो चुका है, वो भी मैंने देखा है, फिर अगला कदम क्या है? देखिए, बार के इलेक्शन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के बार के इलेक्शन होंगे। अब बिल्कुल हम वोट के ज़रिए अपना जो एक हमारा नज़रिया है, जो हमारा एक इस हवाले से जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार करेंगे और यकीनन ये 100-150 वोट मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में इस हवाले से पढ़ेंगे कि किसने इस हुल्लड़बाजी का साथ दिया, पुश्तपनाही की और किसने इसके ख़िलाफ़ एक उसूली मौक़िफ़ अपनाया। अच्छा, अब उसूली मौक़िफ़ तो यही है, ज़ाहिर है कि अगर जज से बदतमीज़ी की गई थी, जो 24 जुलाई ऐसा ही कुछ वाक़यात सुनने में आए हैं, ऐसा ही हुआ था, बदतमीज़ी की गई थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है, उसको चलने दें, उसको कंटेस्ट करें और ख़त्म कर जाएँ। इस तरह से दबाव और वो भी फोर्स से। जी हेलो, ये तो जी सलमान साहब, इस तरह से जो फोर्स से दबाव जो डाला जा रहा है,
ये तो उसूल नहीं है ना। जी बिल्कुल नहीं है। देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि कंटेम्प्ट का नोटिस नाहक है, अदालत से बदतमीज़ी नहीं हुई थी मुल्तान में, तो फिर भी तरीका ये है कि आप उस नोटिस का जवाब दें, अदालत के सामने पेश होकर अपने मौक़िफ़ का इजहार करें। इस बात को अगर मान लिया जाए कि ये नोटिस वसूल करने वाले की सवाबदीद है कि वो अदालत के सामने पेश होता है या नहीं होता, उसके इख्तियार को मानता है या नहीं मानता, तो फिर ये उसूल सिर्फ वकला के लिए क्यों हो? माशरे के हर फ़र्द पे इस उसूल का इतलाक़ होना चाहिए। हर शख्स को ये फ़ैसला करना चाहिए कि उसने अदालत के सामने पेश होना है, नहीं होना, अदालत के हुक्म को मानना है, नहीं मानना। ज़ाहिर है कि इस तरह माशरा नहीं चल सकता, और अगर ये रवैया रहेगा तो फिर अदालत को भी सख्त इक़दाम उठाना पड़ेंगे। उसमें आज सुना है अरेस्ट का ऑर्डर जारी हुआ, जिसके बाद सूरत हाल मज़ीद लाइसेंस उनके मुअत्तल हो चुके हैं, हमला हुआ। लेकिन क्या चाह रहा है? मैं आपसे पूछता हूँ, मैं माशरे के हर फर्द से पूछता हूँ कि इस सूरत हाल में क्या चाह रह जाता है जब अदालत के अहकामात की खुली हुक्मदूली हो रही हो, तो अदालत क्या करे? क्या अदालत अपने आप को बंद कर दे, अदालत मस्मार हो जाए? ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है, और अदालत को मैं समझता हूँ एक स्टैंड लेना पड़ेगा यहाँ पर, और बिल्कुल अपने इस्तेहकाक को और अदालती जो वक़ार है उसको मनवाना पड़ेगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस किस्म की जो हरकतें हैं, जो बिहेवियर है, जो रवैया है, ये पैदा हुआ था वकला की जो तहरीक थी साबिक़ चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के को जब रेस्टोरेशन उनकी बहाली के दौर में। आप इत्तफ़ाक़ करते हैं इस राय से या नहीं? देखिए, वो जो तहरीक थी वो एक वाज़े उसूल पर मबनी थी, और वो उसूल ये था कि ये नहीं हो सकता हमारे मुल्क में, हमारे आइनी निज़ाम में, कि आर्मी चीफ या सदर एक चीफ जस्टिस को फारिग कर दी। इसका कोई जवाज़ नहीं था। लिहाजा उस उसूल की खातिर हम सब खड़े हुए थे, हमने एक तहरीक चलाई थी, और वो एक तहरीक तोड़ फोड़ पर मबनी तहरीक नहीं थी। उसमें हमने बहुत एहतियात से काम लिया था, और वो मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। वहाँ पे ऐसी हुल्लड़बाजी नहीं हुई थी। यहाँ पर तो मुझे वो उसूल नज़र नहीं आता। काश कि मेरा कोई दोस्त जो इस हुल्लड़बाजी की पुश्तपनाही कर रहा है या इसको जायज़ समझ रहा है, वो उसूल मुझे समझा सके कि किस उसूल पर इसको तहरीक कहा जा रहा है और इसको एक जद्दोजहद का नाम दिया जा रहा है। मुझे ये एक खलफशार नज़र आता है, एक बेचैनी नज़र आती है, एक विफरा हुआ हुजूम नज़र आता है, लेकिन मुझे कोई जद्दोजहद, कोई तहरीक, कोई उसूल नज़र नहीं आता। क्योंकि जो वकला, मिसाल के तौर पर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जुल्फ़िकार चौधरी का कहना है कि अगर हुकाम रुके नहीं, हाथ नहीं रोका, तो मामला जो हैं वो कंट्रोल से बाहर भी जा सकते हैं। देखिए, ये ऐसी थ्रेट, ऐसी तंबीह तो कल ताजिर भी दे सकते हैं, कल किसी ट्रेड यूनियन के अरकान भी दे सकते हैं, यंग डॉक्टर्स भी दे सकते हैं। फिर तो माशरा जो है वो एक जत्थों पर मुश्तमिल एक मैदान जंग बन जाएगा। जिसकी जितनी ताकत है वो अपनी बात मनवा ले, किसी उसूल पर अमल ना करे, किसी अदालत का हुक्म ना माने। अगर ऐसा माशरा हम चाहते हैं, इस माशरे की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं, तो फिर ठीक है। लेकिन ये वो मौका है, मैं समझता हूँ, जहाँ पर हमें अपने माशरे को बिल्कुल एक तबाही और रीख्त से बचाना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आहनी हाथ से इक़दामात उठाए जाएँ। इसमें शफ़क़त भी हो, लेकिन जो कानून है उसका इतलाक़ यकीनन कराया जाए। सलमान अकरम राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अब हम ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद आप देखेंगे एक और जंग, ज़मीनी जंग से जहां सोशल मीडिया तक पहुंच गई, और क्यों। ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। भारत और चीन की सरहदी कशीदगी ने अब मीडिया को भी अपनी लपेट में ले लिया। दोनों ममालिक के मीडिया वीडियो बना कर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। गुज़श्ता कई हफ्तों से चीन और भारत की एक दूसरे के साथ 3500 किलोमीटर लंबी मुश्तरका सरहद के मामले पर चुपकलिश जारी है। दोनों ममालिक की अफवाज डोकलाम पर आमने सामने हैं और एक दूसरे से पीछे हटने का मुतालबा कर रहे हैं। इस सरहदी कशीदगी में दोनों ममालिक का मीडिया भी पीछे ना रहा। चीन के सरकारी चैनल ने अपने एक प्रोग्राम में 7 सिंस ऑफ इंडिया के नाम से एक सेगमेंट नशर किया, जिसमें एक सिख का रूप धारे एक खातून कॉमेडियन भारत की मामले पर हद धर्मी का मजाक उड़ाते नजर आई। Don't move. This is Bhutan's home. I'm here protecting it.
इंडियन मीडिया ने चीनी मीडिया की जानिब से भारत की मज़ाहिका खेज तस्वीर कशी को शर्मनाक करार देते हुए उन्हें नस्ल परस्त करार दिया और इसकी जवाबी वीडियो बना डाली। लेकिन चीनी मीडिया पर नस्ल परस्ती का इल्जाम लगाने वाले भारतीय मीडिया ने भी अपने वीडियो में नस्ल परस्ती से ही काम लिया। Hello China, Allahu Akbar. Let's make a list of all the countries that want India to withdraw from Bhutan. 1, 2, 3. 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान आबादी वाले भारत में शायद उनकी मीडिया को ये बताने वाला कोई ना था कि मुसलमान अस्सलाम अलैकुम कहकर मिलते हैं, अल्लाहु अकबर कहकर नहीं। और चीन में 168 रोबोट ने एक साथ डांस करके आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया है। आप कीजिए इस डांस को एंजॉय कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।